साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो दोस्तों अपने जो क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, इसमें यह सभी साथियों प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि हर बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि साथियों जो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे सभी निकाल के हुआ है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मजे से। ठीक है, देखिए कि जो नाइक्रोम किन दो धातुओं का एलॉय है। तो साथियों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो अपना नाइक्रोम धातु होती है ये मिश्रण किस किस का होता है। तो साथियों यह अपना 80% निकिल, मतलब कि क्या होता है, निकिल जो धातु होती है उसका, तथा 20% क्रोमियम मतलब कि Cr का मिश्रण होता है। इसको मिला के क्या बनता है, नाइक्रोम धातु बनती है, जो क्या करती है साथियों, अपना जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। आप सबने देखा होगा कि जो हमारे घरों में हीटर यूज किए जाते हैं तो उसमें जो एक तार लगा हुआ होता है साथियों, वो काय का बना होता है, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना दूसरा कि एक जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। तो साथियों ये हमें पूछना चाह रहा है कि जो बल्ब होता है जनरल लाइटिंग सर्विस के लिए, उसका जो फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है। तो वो बना होता है साथियों टंगस्टन धातु का बना होता है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी एक दो बार यहाँ पे आ चुका है, मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। तो जो अपना साथियों टंगस्टन होता है इसको W से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका जो गलनांक होता है साथियों वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तथा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 74 होता है। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से आपको यह सब याद रखना जरूरी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है। साथियों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आ जाएगा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एयर कंडीशनर की क्षमता मापी जाती है, जो अपनी AC होती है उसकी जो क्षमता होती है वो काय में मापी जाती है दोस्तों, वह टन में मापी जाती है। तो ठीक है साथियों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी चार्जिंग के समय जो उसका आपेक्षिक घनत्व होता है वह बढ़ता है या घटता है, यह क्वेश्चन हमें पूछना चाह रहा साथियों। तो जब हम बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका आपेक्षिक घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। अब बात आई साथियों इसमें आपेक्षिक घनत्व की, तो आपेक्षिक घनत्व इसकी कोई इकाई नहीं होती है साथियों, तथा इसे हम किसके द्वारा नापते हैं, तो इसे हम किसके द्वारा नापते हैं, जो हाइड्रोमीटर होता है साथियों, उसकी सहायता से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व को मेजर किया जाता है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो इंटरपोल किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो इंटरपोल होते हैं वो क्या करते हैं, जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन एक मतलब मैं आपको बताऊंगा इसके डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। तो जो इंटरपोल हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो कम्यूटेशन है वह कम हो सके। तो जानते हैं पहली बात तो जो कम्यूटेशन होता क्या है साथियों, इसके बारे में जानते हैं। चलिए मैं कम्यूटेशन की आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ। देखिए कि जब एक ब्रश को, यानी आपने देखा होगा ब्रश कुछ ऐसा बनता है, आपने देखा होगा है ना। ठीक है, ये क्या होता है, बीच में अपना क्या होता है साथियों, अपना क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है, तथा जो ब्रश का कार्य क्या है, कम्यूटेटर से फिसलता हुआ संपर्क बनाए रखना। ठीक है, यहाँ अंदर में आर्मेचर रहता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक ब्रश को 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को छूता है, मतलब कि कम्यूटेटर की सेगमेंट होती है आप सबको पता है, तो उन सेगमेंटों से जुड़े हुए कॉइल 60 सर्किट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे 60 हो जाते हैं। तो 60 सर्किट के बाद इस कॉइल की जो करंट में जो परिवर्तन होता है उसे कम्यूटेशन कहते हैं। साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने जो अभी डेफिनेशन बोला फिर से मैं एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि जब एक ब्रश को 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को छूता है, मतलब कोई जो अपने ब्रश है ये एक साथ साथियों 2 या 2 से अधिक अपनी जो सेगमेंट होती किसकी, कम्यूटेटर की, अगर उसको छूता है मतलब कि उसे स्पर्श करता है, तो उन सेगमेंटों से जुड़े हुए कॉइल जो होते हैं राइजर के ऊपर में क्या होता है, राइजर के ऊपर में जो अपनी वाइंडिंग होती है उसकी क्या की जाती है साथियों, उसको सोल्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो सेगमेंट से जुड़े हुए कॉइल 60 हो जाते हैं। साथ ही 60 सर्किट के बाद इस कॉइल की करंट में जो परिवर्तन होता है उसे ही कम्यूटेशन कहते हैं। तो साथ ही इस कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, मेथड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन।
ठीक है। तो देखिए इसे कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है। फर्स्ट हमारा एक मेथड होती है साथी, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, मतलब कि रिप्लेस लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रशेस विथ हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश, मतलब कि जो लो रेजिस्टेंस का कॉपर ब्रश है उसको क्या करते हैं हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसकी और एक होती है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं ब्रश शिफ्ट, मतलब कि ब्रश को शिफ्ट करके भी कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है। तो उसका आंसर है साथियों, देखिए जो उसकी डेफिनेशन आती है, पुराने समय में कम्यूटेशन को सुधारने के लिए ब्रश को शिफ्ट किया जाता था, लेकिन अब इंटरपोल के होने से ब्रश को शिफ्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला था मैंने, देखिए क्वेश्चन था अपना कि क्या बोलना चाह रहा दोस्तों, क्वेश्चन था अपना किस वायर, देखिए क्वेश्चन था अपना इंटरपोल को किस प्रभाव को कम करने, मतलब इंटरपोल आ गया ना, तो इंटरपोल के आने से जो कम्यूटेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जानते हैं इंटरपोल क्या होता है। ठीक है, तो जो इंटरपोल आर स्मॉल पोल कंपेयर टू मेन पोल, मतलब कि जो अपने मेन पोल होते हैं उनसे क्या होता है, ये छोटा होता है तथा मेन पोल के बीच में यह लगाया जाता है जिसे इंटरपोल बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको आपकी डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। इंटरपोल आर स्मॉल पोल कंपेयर टू मेन पोल रिवेटेड टू द योक इन द मिडवे बिटवीन मेन पोल। ठीक है, तो साथियों आपको ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इंटरपोल किस प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, कम्यूटेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, मतलब किसी वायरिंग का जो होता है इंसुलेशन मतलब होता है इंसुलेशन मतलब होता है दोस्तों कुचालक, है ना। तो कुचालक प्रतिरोध का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए, तो दोस्तों वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, जिसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन क्या है साथियों कि एक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का पिक फैक्टर का मान क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो पिक फैक्टर होता है ना, शिखर मान जिसे बोलते हैं, उसका मान कितना होता है √2। तो इस √2 का ही मान कितना होता है, जब आप इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो मतलब ये आ जाएगा साथियों 1.414। ये किसका मान है साथियों, अपना जो √2 होता है ना 1.414 होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है एक 3 फेज डेल्टा संयोजन में लाइन करंट बराबर होता है। तो साथियों देखिए अब इन्होंने हमें किसके बारे में पूछा है, डेल्टा संयोजन के बारे में पूछा है। तो साथियों जब भी डेल्टा है स्टार है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको क्लियर होना जरूरी है। अब इन्होंने हमें अभी डेल्टा का पूछा है, तो डेल्टा में पहली बात तो क्या क्या होता है, तो दोस्तों देखिए कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, VL मतलब कि लाइन वोल्टेज बराबर VPH मतलब कि फेज वोल्टेज होता है। ये आपको कंफर्म रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे और होता है दोस्तों IPH मतलब होता है फेज करंट बराबर क्या होता है IL मतलब कि लाइन करंट अपान के √3 होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है कि जो लाइन करंट होता है साथियों वो किसके बराबर होता है। तो देखिए हमें यही तो पूछा है लाइन करंट किसके बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो अपना IL है लाइन करंट, देखिए IL क्या हो जाएगा, लाइन करंट क्या हो जाएगा साथियों IL बराबर, इसको इधर हम ट्रांसफर जब कर देंगे तो देखिए √3 ऊपर चल जाएगा इनटू क्या हो जाएगा साथियों IPH मतलब कि फेस करंट। ठीक है, तो लाइन करंट बराबर √3 इंटू के फेस करंट, इसका यह आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा, देखिए √3 इंटू के फेस करंट। तो साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध होता है। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है साथियों आप सबको पता है, आप सबको मैं उसके बारे में कई बार यहाँ बता चुका हूँ, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तथा एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो क्या बोलना चाह रहे तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर होता है, आप सबने देखा होगा घरों के आजू बाजू मोहल्लों में देखा होगा, जो हमारे घरों के आजू बाजू एक ट्रांसफार्मर लगा होता है साथियों, वो जो होता है हो सकता है 25 kV का हो, 63 kV का हो, 100 kV का हो या फिर 200 kV का हो। ठीक है, KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर में इसकी जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की साथियों काय में होती है KVA में होती है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, इनके मध्य में जो मतलब प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है
प्रतिरोध पूछ रहा है साथियों। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों के मध्य में कोई कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन का मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक ये जुड़ी नहीं होती, सोल्ड नहीं होती। तो इसकी वजह से साथियों क्या होता है कि जो अपना हम प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं तथा आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एसी ही मिलता है ना, आपको पता होगा है ना। और जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों उसमें हमेशा एसी ही दी जाती है, डीसी नहीं दी जाती, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, प्राइमरी में एसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेरण मतलब तो इंडक्शन के कारण क्या होता है साथियों, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, फ्लक्स, तो वो क्या करता है सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो प्राइमरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न, जो कि हमको आउटपुट में एसी विद्युत धारा मिलती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अनंत आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर अनंत क्यों आया, अनंत इसीलिए आया क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अनंत होगा ना, पता होना चाहिए आपको। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगर सपोज साथियों आपका क्वेश्चन में अगर शून्य या फिर जो अपन मेगर होता है ना, मेगर से क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अगर चेक कर रहे हैं, अगर सपोज उसका मेगर का जो कांटा होता है 0 से अनंत होता है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। अगर वो कांटा इधर 0 तरफ दिखाया मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसका मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वाइंडिंग से कहीं ना कहीं बीच में चिपक गई है, शॉर्ट हो गई, इसका मतलब ट्रांसफार्मर खराब हो गया। अगर सपोज दोस्तों वो 2000 के ऊपर और अपना अनंत तक दिखाता है ना, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर है ना उसका इंसुलेशन भी अच्छा है और वो बीच से कहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक मतलब कि टूटा हुआ नहीं है ना, ठीक है, टूटा हुआ नहीं मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से अलग अलग है, छुट्टा है, ठीक है, अगर अनंत दिखाता है तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर आयरन लॉस का मान 450 वाट हो तो फुल लोड पर आयरन लॉस का जो मान होगा वह क्या होगा। तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि जो नो लोड पे इन्होंने क्या पूछा है, हमें आयरन लॉस पूछा है। तो जो नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, आयरन लॉस हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। तो उस कंडीशन में अब इसका आंसर क्या आएगा, 450 वाट ही आएगा। सपोज यह कॉपर लॉस होता साथियों, तो उस कंडीशन में क्या होता, वह परिवर्तित हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो लोड बढ़ाने पर जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी गति में परिवर्तन होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगी या फिर क्या होगा, मतलब जो अपनी सिंक्रोनस मोटर है जिसको हम तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं, जो क्या होता है एक नियत स्पीड पे चलती है, जो दोस्तों बहुत ही इलेक्ट्रिकल में मेन मतलब मोटर होती है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अपरिवर्तित रहती। क्यों रहती, क्योंकि यह मोटर एक नियत स्थिरांक गति पे चलती है, ठीक है, तथा इसमें स्पीड लोड बढ़ने पे इसकी जो स्पीड में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तथा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का उपयोग जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो पीएफ होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तथा इंडस्ट्री में भी यह साथियों ये जो मोटर होती है लेगिंग, लीडिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कि इकाई तीनों पावर फैक्टर पे समान मतलब कार्य कर सकती है, ठीक है। इस तरह से यह डिज़ाइन होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी एक हानि है कि इस मोटर को जो स्पीड होती है उसको हम इसको नियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि इसकी स्पीड को हम कम अधिक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये नियत स्पीड की मोटर होती है। इसीलिए तो यहाँ पर ये कि लोड अगर बढ़ता भी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपरिवर्तित रहती है। तो ठीक है साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मापक यंत्र केवल डीसी पर ही प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ओनली डीसी को ही मेजर करता है, तो वह होता है अपना एमसी टाइप। एमसी टाइप मीन्स होता है साथियों मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है अपने पास में एमआई। एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन, ठीक है। एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन, जिसको क्या करते हैं हम, जो अपनी एसी तथा डीसी दोनों पे यूज किया जा सकता है। तो इसमें हमको क्या पूछा है, ओनली फॉर, केवल किस पे पूछा है, डीसी पे पूछा है। आंसर क्या आएगा, मूविंग कॉइल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक इंडिकेटिंग प्रकार का यंत्र है। इंडिकेटिंग पूछा दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर भी इंडिकेट करता है, पता है आपको।
तथा अमीटर भी करेंगे फॉर फैक्टर मीटर। उपरोक्त सभी इसके यह आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और साथियों आप सबको पता होना चाहिए, एक पूछता है इंटीग्रेटिंग मतलब जिसको बोलते हैं समाकलन मीटर, वो क्या करता है KWH मतलब कि किलो वाट घंटा मतलब ऊर्जा मापी मीटर होता है। इंटीग्रेटिंग होता है, इंटीग्रेटिंग करके होता है, समाकलन मीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है किस लैंप का पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है। तो देखिए अपना जो जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप है इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ रहता है नहीं, इसमें ओनली एक टंगस्टन का फिलामेंट रहता है बस, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर होगा यह क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन सब में क्या होती है साथियों, चोक भी लगा होता है, ठीक है। इसमें मतलब गैसें भरी होती है। जो सोडियम वेपर लैंप है इसमें क्या होती है, नियान गैस भरी होती है, ठीक है, तथा सोडियम के क्रिस्टल भरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या बोलना है, पी प्रकार के पदार्थों के निर्माण हेतु जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए साथियों पहली बात तो इन्होंने पहली बात हमें क्या दिया, जर्मेनियम दिया हुआ है और सिलिकॉन दिया हुआ है। यह क्या है, अपने शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इसमें क्या करते हैं, अशुद्धि मिला के मतलब कि डोपिंग मिला के, डोपेंट्स बोलते हैं। देखिए डोपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बोलना चाह रहा है पी प्रकार। अब पी प्रकार का जो होता है साथियों, यह क्या होता है, इसमें पी प्रकार के जो मटेरियल होते हैं कौन से होते हैं, चलिए उसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। तो इसको आपको याद करने की साथियों एक ट्रिक है, वो होती है साथियों बागी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या, जो पी जो होता है दोस्तों ट्राईवेलेंट होता है। ट्राईवेलेंट मतलब कि ये त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप समझ जाइएगा, मैं लिख नहीं पा रहा उसमें, ठीक है। त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। तो पहला जो होता है, एक होता है बोरान, दूसरा होता है क्या होता है साथियों एल्यूमिनियम, तीसरा क्या होता है गैलियम, चौथा क्या होता है इंडियम, ठीक है इंडियम। ये चारों पदार्थ की क्या करते हैं, ये पी प्रकार के पदार्थ है, मतलब पी जिसको क्या बोलते हैं ट्राईवेलेंट पदार्थ हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि पी प्रकार के पदार्थों के निर्माण हेतु जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा साथियों, इंडियम तथा गैलियम। तो देखिए इसमें क्या आंसर आ जाएगा, देखिए इसका आंसर तो देखिए बहुत सरल है, पहला ही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, इंडियम और गैलियम, ठीक है। सपोज दैट आपको वहां पे वह n प्रकार के पदार्थ पूछता है, तो उसमें कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो n प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए किस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो उसमें आता साथियों उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या करना है आपको, बाप याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। ये दोस्तों एन टाइप है और ये पंच संयोजी होते हैं, ठीक है। पंच संयोजी मतलब कि पेंटावेलेंट मतलब ठीक है पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ठीक है। और साथियों ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ लिखा हुआ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम मतलब कि ये इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 32 होता है, जो ऐसा यहाँ पे दिया है सिलिकॉन, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है। एग्जाम की दृष्टि से साथियों आपको ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के जनरेशन सेंटर की प्रचालन खपत का मान सबसे कम होता है, मतलब वो पूछना चाह रहा है यहाँ पे सब क्या दिए हुए साथियों, अपने पावर प्लांट जो मतलब जिससे बिजली का जनरेशन होता है, तो वह कौन सा जनरेशन है जिसमें खपत कम होती है, मतलब कि प्रचालन लागत कम होती है, तो वह कौन सा है साथियों, वह अपना है हाइड्रो पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्योंकि इसमें क्या होता है, डैम बना लिए जाते हैं एक बार, उसको क्या करते हैं, डैम में क्या होता है जल को संग्रहित कर लिया जाता है तथा उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है, किस पे, टरबाइन पे, जिससे क्या होता है टरबाइन घूमता है और उससे क्या होता है विद्युत धारा, अपना जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होता है। अब देखिए गैस टरबाइन जो होता है साथियों, इसमें तो जितने बार भी अपने को घुमाना टरबाइन को उतने बार गैस लगेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी लागत प्रचलन अधिक लगती है। जो थर्मल पावर प्लांट इसमें कोयला से क्या होगा, जल को गर्म करके स्टीम बनाया जाएगा, भाप बना के टरबाइन पे छोड़ा जाएगा। तो यह सब जो है तीनों के तीनों अपने इसमें क्रॉस हो जाएंगे, मतलब नहीं आएंगे। जिसकी क्या होता है, अपना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है ना, उसकी प्रचलन लागत कम होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, जल के कारण यहाँ पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। तो साथियों ये भी अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने देखा होगा उसका क्वेश्चन वहाँ से आता है ना। तो ये रिंग प्रणाली जो होती है अपनी रिंग मेथड, रिंग प्रणाली, इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 ओम के प्रतिरोध को 100 वोल्ट की सप्लाई पर लगाया जाए तो शक्ति खपत क्या होगी, मतलब जो पावर होगा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 10 ओम दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया है, तो आप इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सा जो फार्मूला है वह सूटेबल होगा। तो P बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर अपन के R होता है। V दिया हुआ 100 इंटू के 100 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देना। R कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है ना, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट देना, ये 3 0 हो जाएंगे, मतलब कि 1000 वाट इसका क्या आ जाएगा, 1000 वाट इसका पावर आ जाएगा। देखिए मतलब शक्ति की खपत आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए 1000 तो कहीं दिया ही हुआ नहीं, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कैपेसिटर की धारिता को बढ़ाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो कैपेसिटर होता है अगर उसको हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब समांतर क्रम का फार्मूला कैसा होता है साथियों, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो CT मतलब कैपेसिटर, CT मतलब होता है टोटल कैपेसिटर, बराबर क्या हो जाएगा, C1 + के C2 + के C3। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यह जो फार्मूला होता है साथियों ये क्या क्या समांतर क्रम का कैपेसिटर का फार्मूला है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस में जब लगाएंगे तो यह अपना सीरीज में हो जाता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, सीरीज में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 707 मतलब कि 707 क्वेश्चन अपना क्वेश्चन बोलना है 707 वोल्ट शिखर मान का प्रभावी मान क्या होगा। तो दोस्तों जो अपना प्रभावी मान मतलब क्या बोलते हैं, RMS मतलब कि रूट मैन स्क्वायर होता है, कितना होता है 0.707 होता है, तथा वोल्ट का शिखर मान कितना दिया हुआ है 707 दिया, तो 707 गुणित के 0.707 जब हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 499 कुछ आता है साथियों। तो लगभग अप्रॉक्स में इसका जो आंसर इन्होंने दिया है 500 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप करके देखिए तैयार है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बोल रहा है कि वायु व निर्वात की चुंबकनशीलता का मान क्या होता है। परमीबिलिटी चुंबकनशीलता जिसको म्यू से दर्शाते हैं उसका मान क्या होता है, वह 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा मापक यंत्र DC में ऊर्जा मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्जा मापने हेतु भी कौन से सर्किट में, DC सर्किट में, तो वह कौन सा आएगा, फेरेंटी एम्पियर घंटा प्रकार का मीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेज व एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टता को कहते हैं। तो यह देखिए क्या कर रहा है, एक फेज है और एक क्या न्यूट्रल है, तो इसे बोलते हैं साथियों फेज वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जब दो फेज मतलब कि दो फेजों के मध्य मापे गए पोटेंशियल डिफरेंट को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के जो अपने 25 क्वेश्चन थे, अपने जो 25 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो क्लियर करा दिया। तो साथियों आप मुझे बताइए आपको मैंने आज जो समझाया कैसा लगा, था मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों लिख के कि जो मैंने डेस्ट सीरीज चालू किया हो इससे अभी आगे और चालू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो साथियों मैं इसके साथ में आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर डेली इस टाइप के 15 से 20 मिनट का एक वीडियो, रोज का एक वीडियो डलता है, जो क्या करता है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करता है किसी भी अपने इलेक्ट्रिकल तैयारी करने के लिए। तो साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद।